चालू तो कर दियो ने, चालू है ये तो ठीक है। कट तक करवा दियो हैं। अरे टॉपिक बताई करो सेंधड़ा। हाँ यहाँ बताई करो, एक लाइन बोल दो। अब देखो आगे, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था वो कंप्लीट हो गया। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भौगोलिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से आएंगे? कौन कौन से आएंगे? घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन के बाद शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन के बाद कौन सा आएगा? नागौरी उच्च भूमि। और उसके बाद कौन सा आएगा? गोडवाड़ बेसिन या लूनी बेसिन। अब अगर हम आगे बात करें ना, तो आगे आता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। 2 नंबर अगर हम बात करें तो कौन सा आएगा? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले अगर हम बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है विस्तार। क्या आएगा? विस्तार। विस्तार की अगर हम बात करें, क्यों गयो सबसे पहले आएगा विस्तार। विस्तार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो यहां पे आता है गंगानगर और क्या आएगा? हनुमानगढ़। यहां पर अगर हम बात करें चूरू, चूरू से आगे अगर हम बात करें ये कौन सा आएगा? झुंझुनू। झुंझुनू से आगे अगर हम बात करें तो सीकर। कौन सा आएगा? सीकर। सीकर के बाद अगर हम बात करें तो नागौर। कौन सा आएगा? नागौर। नागौर से आगे अगर हम बात करें तो बीकानेर। बीकानेर से आगे जोधपुर। जोधपुर से आगे जैसलमेर। जैसलमेर से आगे बाड़मेर। बाड़मेर से आगे जालोर। और जालोर से आगे पाली। और एक यहाँ पे क्या है? सिरोही। अगर हम बात करें मरुस्थलीय जिलों की, तो उसके अंदर किसको छोड़ देंगे? सिरोही को। या हम बात करें अरावली के पश्चिम में अगर हम बात करें तो कौन कौन से जिले आएंगे? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। अब अगर हम बात करें, हम सबसे पहले हमने बात की अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। उसके अंदर कौन कौन सा शामिल था? गंगानगर। गंगानगर के बाद हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद चूरू। चूरू के बाद झुंझुनू। झुंझुनू के बाद सीकर। सीकर के बाद नागौर। नागौर के बाद अगर हम बात करें तो पाली। और पाली के बाद जालोर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर दक्षिण कौन सा आएगा? नहीं सॉरी, दक्षिण पूर्वी जोधपुर। दक्षिण पूर्वी जोधपुर और दक्षिण पूर्वी बाड़मेर। दक्षिण पूर्वी बाड़मेर। इनको किस में शामिल किया था? नागौर, नहीं सॉरी, लूनी बेसिन में। किस में शामिल किया था? लूनी बेसिन में। अब हम बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कौन कौन सा आएगा? एक तो आएगा पश्चिमी चूरू। किसको शामिल करेंगे? पश्चिमी चूरू को। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आएगा बीकानेर। किसको शामिल करेंगे? बीकानेर को। एक आएगा जैसलमेर। किसको शामिल किया जाएगा? जैसलमेर को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिमी जोधपुर। दक्षिण पश्चिमी जोधपुर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पश्चिमी कौन सा आएगा? बाड़मेर। कौन सा आएगा? बाड़मेर। एक तो पश्चिमी जोधपुर और एक पश्चिमी बाड़मेर। एक तो पश्चिमी जोधपुर आएगा और एक पश्चिमी बाड़मेर आएगा। आगे बात समझ में, एक तो बीकानेर, एक जैसलमेर। इसके अलावा पश्चिमी चूरू, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बाड़मेर। पश्चिमी जोधपुर आएगा, पश्चिमी बाड़मेर आएगा। इसको किस में शामिल करेंगे? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश।
दोनों को अगर हम बात करें तो किसके आधार पर बांटा गया था? जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर बांटा गया था? जलवायु के आधार पर। अगर हम बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें किस प्रकार की जलवायु आएगी? शुष्क जलवायु। कौन सी आएगी? शुष्क जलवायु। वर्षा की मात्रा की अगर हम बात करें तो 0 से 25 सेंटीमीटर। वर्षा की मात्रा कितनी आएगी? 0 से 25 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 0 से 25। इसके बाद अगर हम बात करें तो आएगी जलवायु। जलवायु कैसी आती है? शुष्क। कैसी है? शुष्क जलवायु। एक अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? महान मरुस्थल। क्या बोला जाएगा? भारत का महान मरुस्थल। भारत का महान मरुस्थल। क्या बोलेंगे? भारत का महान मरुस्थल। तो 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आता है विस्तार। जैसलमेर और बीकानेर पूरे जिले शामिल किए जाते हैं। पश्चिमी चूरू को शामिल किया जाएगा, पश्चिमी जोधपुर को शामिल करेंगे और पश्चिमी बाड़मेर को शामिल करेंगे। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो रेड क्लिफ रेखा के सारे जो मरुस्थलीय भाग है उसको क्या कहा जाता है? भारत का महान मरुस्थल। किस में शामिल करते हैं? भारत का महान मरुस्थल। और उसके अंदर अगर हम बात करें जलवायु के आधार पर इसको बांटा गया है। वर्षा की मात्रा कितनी है? 0 से 25 सेंटीमीटर। वर्षा की मात्रा कितनी आएगी? 0 से 25। यहां पर अगर हम बात करें तो एक चीज और समझना। एक अगर हम बात करें जैसे अरावली की पश्चिमी सीमा है, ये अरावली की पश्चिमी सीमा। यहां पर अगर हम बात करें तो ये कौन सी जलवायु है? शुष्क। कौन सी आएगी? शुष्क। यहां पर अगर हम बात करें तो कौन सी जलवायु आएगी? अर्ध शुष्क। कौन सी आती है? अर्ध शुष्क। इसके बाद अगर हम बात करें तो आती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला यहां पे अगर हम बात करें तो कौन सी आती है? उपादर। कौन सी जलवायु आएगी? उपादर जलवायु। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे भौतिक प्रदेश आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे कौन सी आएगी? आर्द्र जलवायु। कौन सी आती है? आर्द्र जलवायु। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आता है हाड़ौती का पठार। कौन सा आता है? हाड़ौती का पठार। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जलवायु कौन सी आती है? अति आर्द्र। कौन सी आती है? अति आर्द्र। अब देखो अरावली से कौन सी जलवायु की शुरुआत होती है? आर्द्र जलवायु की। मुख्य रूप से अगर हम बात करें कौन सा नाम आता है? आर्द्र। अगर हम बात करें तो यहां पे कौन सा आ रहा है? शुष्क। तो आर्द्र और शुष्क के मध्य अगर हम बात करें तो क्या नाम आता है? अर्ध शुष्क। तो अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर शुष्क जलवायु और आर्द्र जलवायु, उन दोनों के मध्य का जो संक्रमित क्षेत्र है वो कौन सा आता है? अर्ध शुष्क। कौन सा आता है? अर्ध शुष्क। मुख्य रूप से अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे शुष्क है और ना ही आर्द्र है। ना तो शुष्क है और ना ही आर्द्र है। तो शुष्क और आर्द्र के मध्य का संक्रमित क्षेत्र कौन सा आता है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा आएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इससे तो कम गर्मी पड़ेगी और इस क्षेत्र से अगर हम बात करें तो अधिक गर्मी। इससे अधिक और इससे कम। इसलिए यह क्षेत्र किस में आता है? संक्रमित क्षेत्र में। किस में आता है? संक्रमित क्षेत्र। एक चीज ये याद रखना। अब अगर हम बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की तो इसके अंदर कुछ शब्दावलियां आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले देखो एक नंबर पर अगर हम बात करें तो एक नाम आता है सम। क्या नाम आता है? सम क्षेत्र। अगर हम बात करें सम क्षेत्र की तो सम क्षेत्र है कहां पर? जैसलमेर के अंदर। कहां पर आएगा? जैसलमेर। सम क्षेत्र है कहां पर? जैसलमेर। 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें वनस्पति रहित क्षेत्र। वनस्पति रहित क्षेत्र। एक चीज तो ये याद रखनी है। एक अगर हम बात करें तो राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। एक बात ये याद रखनी है कि राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान आएगा। जैसे अगर हम बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक नाम आता है नाचना। नाचना कहां पर है? कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? नाचना जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? हैं? अरे ऊंट ने छोड़ो,
थाने बताओ बा चीज बताओ, थार लो ज्ञान मत दो। नाचना जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? बतायो ने, लिखायो भी हो, लिखाई डो है, तो बताओ फिर। है बालू का स्तूपों के लिए है। किसके लिए आता है? बालू का स्तूपों के लिए। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो सम क्षेत्र राजस्थान के अंदर न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। एक अगर हम बात करें तो किस लिए आता है? वनस्पति रहित क्षेत्र है। और एक अगर हम बात करें तो पूरा पूरा क्या है? शुष्क भाग है। कौन सा भाग आता है? शुष्क भाग। तीन चीजें याद रखनी है कि एक तो वनस्पति रहित क्षेत्र, एक अगर हम बात करें तो राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम क्षेत्र है कहां पर? जैसलमेर में। और एक अगर हम बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? डेजर्ट सफारी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध आएगा? डेजर्ट सफारी के लिए। मतलब सर्दियों के समय अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर जो मतलब पर्यटन स्थल है ना उसके लिए प्रसिद्ध आता है। मतलब यहाँ पे ऊंट पर बैठा कर लंबी दूरी की यात्रा करवाई जाती है, इसलिए ये मतलब रेगिस्तान में सफारी के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यात्रा करने के लिए सर्दियों के समय पर्यटन के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? डेजर्ट सफारी के लिए। एक अगर हम बात करें तो वनस्पति रहित क्षेत्र, और एक अगर हम बात करें तो राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एक शब्द आता है लाठी श्रीत क्षेत्र। क्या नाम आता है? लाठी श्रीत क्षेत्र। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर आता है? जैसलमेर। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मोहनगढ़। कहां से? मोहनगढ़ से लेकर अगर हम बात करें ना तो पोखरण, मोहनगढ़ से लेकर पोखरण। वैसे अगर हम बात करें तो पोखरण ऊपर है, यहां पर पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक अगर हम बात करें तो 80 किलोमीटर की लंबाई के अंदर है। कितनी लंबाई में है? 80 किलोमीटर। पोखरण से लेकर अगर हम बात करें मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर की लंबाई के अंदर एक भूगर्भीय जलपट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भूगर्भीय जलपट्टी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? लाठी श्रीत क्षेत्र। मतलब अगर हम बात करें पोखरण से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक अगर हम बात करें तो 80 किलोमीटर की लंबाई में क्या पाई जाती है? भूगर्भीय जलपट्टी। मतलब अगर हम बात करें तो भूमि के अंदर एक जल की धारा बहती है, जिसको अगर हम बात करें तो प्राचीन सरस्वती नदी का क्या माना जाता है? अवशेष माना जाता है। किसका अवशेष माना जाता है? प्राचीन सरस्वती नदी का। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसको क्या बोला जाता है? लाठी श्रीत क्षेत्र। एक चीज याद रखना कि मरुस्थल के अंदर कोई हरा भरा स्थान होता है ना, मरुस्थल में हरा भरा स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं? नखलिस्तान। क्या बोला जाता है? नखलिस्तान। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आपको चीज क्या याद रखनी है कि इस क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से घास पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें दामन, करड़ और सेवण। दामन, करड़ और सेवण मुख्य रूप से कौन कौन सी घास पाई जाएगी? दामन, दामन के बाद करड़ और करड़ के बाद सेवण। तो अगर हम बात करें पोखरण से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक 80 किलोमीटर की लंबाई के अंदर क्षेत्र वो क्या कहलाता है? लाठी श्रीत क्षेत्र। एक अगर हम बात करें तो यहां पे मीठे पानी का नलकूप स्थित है, जिसकी अगर हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? चांदन नलकूप। क्या नाम आता है? चांदन नलकूप। और इसी को क्या बोला जाता है? थार का गड़ा। क्या बोला जाएगा? थार का गड़ा। या तो नाम आएगा चांदन नलकूप या इसको क्या बोलेंगे? थार का गड़ा। कौन से क्षेत्र में स्थित है? लाठी श्रीत क्षेत्र के अंदर। क्या नाम आता है? चांदन नलकूप। मीठे पानी का नलकूप है, इसी को क्या बोलते हैं? थार का गड़ा। तो एक चीज याद रखनी है, कोई क्या नाम याद रखोगे? लाठी श्रीत। सम क्षेत्र है वो भी कहां पर है? जैसलमेर में। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वनस्पति रहित क्षेत्र। और किसके लिए प्रसिद्ध है? डेजर्ट सफारी के लिए। किसके लिए आएगा? डेजर्ट सफारी के लिए। लाठी श्रीत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विस्तार कहां से कहां तक है? पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक भूगर्भीय जलपट्टी। और वहां पे अगर हम बात करें मुख्य रूप से घास, दामन, करड़ और सेवन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मीठे पानी का क्या है? नलकूप। क्या नाम आता है? चांदन नलकूप। इसी को क्या बोलते हैं? थार का गड़ा। क्या बोलेंगे? थार का गड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें तो दो शब्द और आते हैं। एक तो नाम आएगा बाप बोल्डर। क्या नाम आता है? बाप बोल्डर। एक अगर हम बात करें तो एक नाम आता है आक्कलवुड फॉसिल पार्क।
आक्कलवुड फॉसिल पार्क। इसकी अगर हम बात करें ना तो आक्कलवुड फॉसिल पार्क का वो है कहां पर, जैसलमेर। कहां पर आता है, जैसलमेर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। एक ही चीज याद रखनी है कि आक्कलवुड फॉसिल पार्क है, इसके अंदर प्राचीन वनस्पति, या हम बात करें विश्व के सबसे प्राचीन जीवाश्मीय काष्ठ। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। तो विश्व के अंदर अगर हम बात करें सबसे प्राचीन लकड़ी के अवशेष हैं वो कहां से प्राप्त हुए, आक्कलवुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान के अंदर भी स्थित है, वर्तमान में भी वहां पे स्थित है। तो आक्कलवुड फॉसिल पार्क वो है कहां पर, जैसलमेर के अंदर। कहां पर आता है, जैसलमेर। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राचीन वनस्पति या लकड़ी के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, आक्कलवुड फॉसिल पार्क से। कहां से प्राप्त हुए, आक्कलवुड फॉसिल पार्क। इसके बाद नाम आता है बाप बोल्डर। बाप बोल्डर की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर आता है, जोधपुर। कहां पर स्थित है, जोधपुर के अंदर। बाप बोल्डर कहां पर है, जोधपुर में। यहां से अगर हम बात करें बाप बोल्डर की तो यहां से अगर हम बात करें तो हिमानीकर्त, क्या नाम आता है, हिमानीकर्त गोलासम। हिमानीकर्त गोलासम का मतलब क्या आता है कि एक तो यहां से बर्फ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके अवशेष है, बर्फ के अवशेष। कहां पर है कि गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं। गोल गोल क्या पाए जाते हैं, पत्थर। और उनके पास लगे हुए जमे हुए बर्फ के क्या अवशेष है, प्राप्त हुए हैं। तो बाप बोल्डर से अगर हम बात करें तो किसके अवशेष मिले, हिमानीकर्त गोलासम के। किसके अवशेष हैं, हिमानीकर्त गोलासम के। जबकि अगर हम बात करें आक्कलवुड फॉसिल पार्क से अगर हम बात करें तो प्राचीन वनस्पति के अवशेष। किसके, वनस्पति के। सीधा याद रखो, सीधा याद रखना है क्या कि लकड़ी के अवशेष तो कहां से प्राप्त हुए, आक्कलवुड फॉसिल पार्क। कहां पर है, जैसलमेर। कहां पर है, जैसलमेर। जबकि अगर हम बात करें बर्फ के अवशेष या हम बात करें हिम के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, बाप बोल्डर से। कहां से प्राप्त हुए, बाप बोल्डर। और ये कहां पर है, जोधपुर में। ये कहां पर है, जोधपुर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सम क्षेत्र कहां पर है, जैसलमेर में। कहां पर आता है, जैसलमेर में। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आता है लाठीश्री क्षेत्र। कहां पर है, कहां पर आएगा, जैसलमेर में। कहां से कहां तक है, पोखरण से मोहनगढ़ तक। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक नाम आता है कितने किलोमीटर की लंबाई में है, 80 किलोमीटर। मुख्य रूप से अगर हम बात करें कौन कौन सी घास पाई जाती है, सावण, दामन, करड़। सावण, दामन और करड़। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है मीठे पानी का गढ़ा कहा जाता है जिसको। उसकी अगर हम बात करें तो क्या नाम आता है, थार का गढ़ा। या हम बात करें तो चांदन नलकूप। तो अगर हम बात करें तो एक नलकूप स्थित है कहां पर है, लाठीश्री क्षेत्र में। आक्कलवुड फॉसिल पार्क की अगर हम बात करें तो वो कहां पर है, कहां पर आता है, जैसलमेर में। और बाप बोल्डर कहां पर है, जोधपुर के अंदर। कहां पर आते हैं, जोधपुर में। एक चीज याद रखना, अगर हम बात करें ये ऐसा पूछे कि कौन से काल के अंदर है, ऐसा पूछे कि कौन से काल में, तब अगर हम बात करें तो ये आता है पूराजीवी महाकल्प। कौन सा काल आता है, पूराजीवी महाकल्प। कौन सा काल आता है, पूराजीवी महाकल्प। और पूराजीवी महाकल्प की अगर हम बात करें तो उसके अंदर नाम आता है परमो कार्बोनिफेरस काल। क्या नाम आता है, परमो कार्बोनिफेरस काल। इस काल के अंदर किसके अवशेष प्राप्त हुए, हिमानीकर्त गोलासमीय अवशेष, जिसको जो कहां पर स्थित है, बाप बोल्डर में। कहां पर स्थित है, बाप बोल्डर। तो हेडिंग लगाओ शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले लिखो इसे भारत का महान मरुस्थल कहते हैं। इसे भारत का महान मरुस्थल कहते हैं।
लिख लिया। आगे लिखो वर्षा की मात्रा 0 से 25 सेंटीमीटर। वर्षा की मात्रा 0 से 25 सेंटीमीटर। लिख लिया। जलवायु लिखो शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु। लिख लिया। आगे लिखो विस्तार। आगे लिखो विस्तार। बीकानेर जैसलमेर। बीकानेर जैसलमेर। इसके बाद लिखो पश्चिमी चूरू। हैं पार्टिया पर लिख दे। पश्चिमी चूरू। इसके बाद लिखो पश्चिमी जोधपुर। और पश्चिमी बाड़मेर। पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बाड़मेर। लिख लिया। आगे लिखो प्रमुख शब्दावली। प्रमुख शब्दावली। एक नंबर लिखो सम क्षेत्र जैसलमेर। सम क्षेत्र। सम क्षेत्र जैसलमेर। लिख लिया। सबसे पहले लिखो वनस्पति रहित क्षेत्र। सम क्षेत्र जैसलमेर में लिखो वनस्पति रहित क्षेत्र। लिख लिया। आगे लिखो राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। लिख लिया। इसके बाद लिखो डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध। नई लाइन से लिखो डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध। हैं? डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध। ए भाई तू मेरे और रुक चुक रहोगी। ओ देख दिख गयो। इसके बाद आगे लिखो 2 नंबर लाठीश्री क्षेत्र। लाठीश्री क्षेत्र। बढ़िया रहो मार सीट में हुआ कंपटीशन निथार लो अजय पहुंच सामने सगड़ो। लाठीश्री क्षेत्र लिख लिया। सबसे पहले एरो लगा के लिखो जैसलमेर। आगे लिखो विस्तार। लिखो पोखरण से लेकर
पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक भारत पाक सीमा के सहारे, भारत पाक सीमा के सहारे, भारत पाक सीमा के सहारे, भारत पाक सीमा के सहारे 80 किलोमीटर की लंबाई में, 80 किलोमीटर की लंबाई में अस्सी किलोमीटर की लंबाई में भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है। भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है जिसे लाठीश्री क्षेत्र कहा जाता है। लाठीश्री क्षेत्र कहा जाता है। लिख लिया। आगे लिखो, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से दामन, करड़, सेवण घास पाई जाती है। दामन, करड़, सेवण घास पाई जाती है। लिख लिया। दामन, करड़ और सेवण घास। आगे लिखो, नई लाइन से चांदन नलकूप, चांदन नलकूप, चांदन नलकूप, चांदन नलकूप। लिखो, लाठीश्री क्षेत्र के पास, लाठीश्री क्षेत्र के पास, लाठीश्री क्षेत्र के पास मीठे पानी का नलकूप, मीठे पानी का नलकूप। लिख लिया। लिखो, इसे थार का गढ़ा कहा जाता है, इसे थार का गढ़ा कहा जाता है। इसे थार का गढ़ा कहा जाता है। लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क, अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। सबसे पहले एरो लगा के लिखो जैसलमेर, जैसलमेर। लिखो, जैसलमेर शहर के दक्षिण में स्थित, जैसलमेर शहर के दक्षिण में स्थित जैसलमेर शहर के दक्षिण में स्थित इस स्थान पर, इस स्थान पर
प्राचीन वनस्पति, प्राचीन वनस्पति, प्राचीन वनस्पति तथा काष्ठ जीवाश्म तथा काष्ठ जीवाश्म, काष्ठ जीवाश्म, फिर इस समझ में ना हो तो ब्रैकेट में लकड़ी लिख लेना। काष्ठ जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं, काष्ठ जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। काष्ठ जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लिख लिया। इसके बाद लिखो बाप बोल्डर, बाप बोल्डर, बाप बोल्डर। सबसे पहले एरो लगा के लिखो जोधपुर, सबसे पहले लिखो जोधपुर। लिखो इस स्थान पर, इस स्थान पर इस स्थान पर पूराजीवी महाकल्प में, पूराजीवी महाकल्प में पूराजीवी महाकल्प में परमो कार्बोनिफेरस काल, पूराजीवी महाकल्प में परमो कार्बोनिफेरस काल, परमो कार्बोनिफेरस काल, परमो कार्बोनिफेरस काल में, परमो कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत, परमो कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत, हिमानीकृत हिमानीकृत गोलाश्म अवशेष प्राप्त हुए हैं, गोलाश्म अवशेष प्राप्त हुए हैं, गोलाश्म अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिसे बाप बोल्डर कहा जाता है, जिसे बाप बोल्डर कहा जाता है। लिख लिया। अब देखो आगे, आगे अगर हम बात करें तो आगे लास्ट बचता है बालू का स्तूप। क्या थे? बालू का स्तूप। उससे पहले अगर हम बात करें तो एक चीज और देखनी है आपको। एक अगर हम बात करें ना, अनाड़ बांकी रह जाएगी। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक नाम आता है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। क्या नाम आता है? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एक ही चीज याद रखनी है, गंगानगर, इसके बाद अगर हम बात करें बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर और जैसलमेर के बाद बाड़मेर। मतलब राजस्थान के वो जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, वहां पर अगर हम बात करें तो कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम।
ठीक है, सीधा पूछा जाता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एक चीज याद रखना, कौन कौन से जिले में संचालित है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 4 जिलों के 16 खंडों के अंदर संचालित है। कितने खंड बनाए गए? 16 खंड। कब शुरू किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कब शुरू किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर शुरू किया गया था। तो 3 ही चीजें याद रखनी कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और राजधानी कितने जिलों में संचालित है? 4 जिलों में। कितने जिलों में आएगा? 4 जिलों के अंदर। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसके बाद अगर हम बात करें कब शुरू किया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना। कब शुरू किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक ही चीज याद रखनी है कि 4 जिलों के कितने खंडों में संचालित है? 16 जिलों में। कितने खंडों में? 16 खंडों में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आते हैं बालू का स्तूप। क्या नाम आएगा? बालू का स्तूप। सबसे पहले तो देखो बालू का स्तूप के नाम कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो नाम आएगा कौन सा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो अनुप्रस्थ। कौन सा आएगा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा आएगा? अनुप्रस्थ। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता है अनुदैर्ध्य। कौन सा आएगा? अनुदैर्ध्य। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक कौन सा आता है? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार। यह हम बात करें तो इसी को क्या कहा जाता है? बरखान। क्या बोला जाएगा? बरखान। अर्धचंद्राकार या बरखान। 3 तो मुख्य रूप से ये याद रखने। इसके बाद आते हैं आकृति के आधार पर। किसके आधार पर आते हैं? आकृति के आधार पर। एक अगर हम बात करें तो एक बालू का स्तूप का नाम आता है सीफ। क्या नाम आता है? सीफ। क्या नाम आएगा? सीफ। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आएगा परवलयाकार। क्या नाम आता है? परवलयाकार। या हम बात करें तो इसी को क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। क्या बोला जाता है? पैराबोलिक। परवलयाकार या पैराबोलिक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद नाम आता है तारा बालू का स्तूप। क्या नाम आएगा? तारा बालू का स्तूप। क्या नाम आता है? तारा बालू का स्तूप। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक नाम आएगा सक्रेब काफिज। क्या नाम आता है? सक्रेब काफिज। क्या नाम आएगा? सक्रेब काफिज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नाम आता है नेटवर्क। क्या नाम आएगा? नेटवर्क बालू का स्तूप। क्या नाम आता है? नेटवर्क बालू का स्तूप। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक नाम आता है नेकबा। क्या नाम आएगा? नेकबा बालू का स्तूप। क्या नाम आता है? नेकबा बालू का स्तूप। क्या नाम आएगा? नेकबा। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कितने हो गए? 5 और 4 है 9। टोटल कितने हो गए? 9 बालू का स्तूप है। सबसे पहले क्या नाम याद रखोगे? अनुप्रस्थ। क्या नाम आता है? अनुप्रस्थ। उसके बाद अगर हम बात करें तो अनुदैर्ध्य। क्या नाम आएगा? अनुदैर्ध्य। इसके बाद अगर हम बात करें तो अर्धचंद्राकार या बरखान। अर्धचंद्राकार या बरखान। उसके बाद कौन सा आएगा? सीफ। कौन सा आएगा? सीफ। सीफ के बाद अगर हम बात करें कौन सा आएगा? परवलयाकार। क्या नाम आएगा? परवलयाकार। या हम बात करें तो क्या पूछा जाएगा? पैराबोलिक। क्या पूछा जाएगा? पैराबोलिक। उसके बाद अगर हम बात करें क्या नाम आएगा? तारा बालू का स्तूप। क्या नाम आएगा? तारा। तारा के बाद क्या नाम आएगा? सक्रेब काफिज। क्या नाम आएगा? सक्रेब काफिज। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या नाम आएगा? नेटवर्क। और नेटवर्क के बाद क्या नाम आता है? नेकबा। क्या नाम आता है? नेकबा। तो अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सा आता है? अनुप्रस्थ। कौन सा आएगा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ के बाद अगर हम बात करें तो क्या नाम आएगा? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य के बाद अगर हम बात करें तो क्या नाम आएगा? अर्धचंद्राकार। उसी को क्या बोलेंगे? बरखान। क्या बोला जाएगा? बरखान। उसके बाद कौन सा आएगा? सीफ। कौन सा आता है? सीफ। सीफ के बाद कौन सा आता है? परवलयाकार। या हम बात करें तो क्या बोलेंगे? पैराबोलिक। उसके बाद अगर हम बात करें क्या नाम आएगा? तारा बालू का स्तूप। क्या नाम आएगा? तारा बालू का स्तूप। उसके बाद कौन सा आता है? सक्रेब काफिज।
कौन सा आएगा? सक्राब का फीज। उसके बाद कौन सा आएगा? नेटवर्क बालू का स्तूप। कौन सा आएगा? नेटवर्क। उसके बाद कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? नेकबा। कौन सा आता है? नेकबा बालू का स्तूप। तो इतने बालू का स्तूप हैं, वो देखने। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले नाम आता है अन्नुदेड़दिए। क्या नाम आएगा? अन्नुदेड़दिए बालू का स्तूप। क्या नाम आता है सबसे पहले? कौन सा देखेंगे? अन्नुदेड़दिए। कौन सा आएगा? अन्नुदेड़दिए। अब देखो एक तो अगर हम बात करें तो एक तो इसको कहा जाता है पौनानुवर्ती। क्या बोला जाएगा? पौनानुवर्ती बालू का स्तूप। क्या बोला जाता है? पौनानुवर्ती। एक अगर हम बात करें तो एक बोला जाता है रेखीय बालू का स्तूप। क्या बोला जाएगा? रेखीय बालू का स्तूप। क्या बोला जाता है? रेखीय बालू का स्तूप। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक ही चीज याद रखनी है। क्या याद रखोगे? कि ये जो बालू का स्तूपों का निर्माण होता है ना, हमेशा याद रखना है बालू का स्तूप होते हैं, उनका निर्माण होता कैसे है? हवा किस द्वारा? किसके द्वारा होता है? पवन या हवा के द्वारा होता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक ही नाम याद रखना है। क्या? कि अन्नुदेड़दिए या पौनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप होते हैं, वो हवा की दिशा के या पवन की दिशा के किस ओर बनते हैं? समानांतर। किस ओर बनेंगे? समानांतर। मतलब हवा की दिशा अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर है। किस ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये जो बालू का स्तूप है पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं, तो इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है। तो हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अन्नुदेड़दिए। क्या कहलाएंगे? अन्नुदेड़दिए। या इनको क्या बोलेंगे? पौनानुवर्ती। क्या बोला जाएगा? पौनानुवर्ती। या हम बात करें इसको क्या बोला जाएगा? रेखीय बालू का स्तूप। क्या बोला जाएगा? रेखीय बालू का स्तूप। एक अगर हम बात करें इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर। कितनी ऊंचाई होती है? 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं। कितनी ऊंचाई होगी? 60 मीटर। तो अगर हम बात करें सबसे ऊंचे जो बालू का स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं? अन्नुदेड़दिए। सबसे ऊंचे बालू का स्तूप। एक चीज ये याद रखनी है कि सबसे ऊंचे बालू का स्तूप है। एक अगर हम बात करें तो आता है विस्तार। क्या पूछा जाता है? विस्तार। तो विस्तार की अगर हम बात करें तो एक तो कहां पे स्थित है? ये जैसलमेर। एक तो ऐसे बालू का स्तूप कहां पे बनते हैं? जैसलमेर में। और एक अगर हम बात करें तो ये बालू का स्तूप हमें कहां पे मिलते हैं? राजस्थान में बाड़मेर। कहां पर मिलेंगे? बाड़मेर के अंदर। एक कहां पर मिलते हैं? बाड़मेर। एक तो कहां पर मिलते हैं? जैसलमेर। और एक कहां पर मिलते हैं? बाड़मेर। अब देखो एक चीज याद रखना कि ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये लगातार बनते हैं। क्या बनते हैं? लगातार। अब जैसे अगर हम बात करें ये जो बालू का स्तूप है, ये तो हो गया इसका निम्न भूमि क्षेत्र। कौन सा भाग हो गया? निम्न भूमि क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये हो गया उच्च भूमि क्षेत्र। कौन सा हो गया? उच्च भूमि। ये तो कौन सा है? निम्न भूमि क्षेत्र। और ये कौन सा है? उच्च भूमि क्षेत्र। अब देखो प्राचीन समय के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वनस्पति रहित क्षेत्र या मनुष्य क्षेत्र, यहाँ पे लगभग अगर हम बात करें तो पशुधन की अगर हम बात करें तो पशुधन सर्वाधिक पशुधन कौन सा पाला जाता है? ऊंट। ऊंट। या हम बात करें तो किसका पालन किया जाता है? बकरी पालन किया जाता है। व्यापार के लिए कौन सा पशु रखते थे? ऊंट। तो अगर हम बात करें ये जो बालू का स्तूप होते थे इनके मध्य से मार्ग होता था। तो इन बालू का दो बालू का स्तूपों के मध्य का जो निम्न भूमि क्षेत्र है ना, इसको अगर हम बात करें तो क्या कहा जाता है? गासी। या हम बात करें तो इसको क्या नाम आता है? कारबा। क्या बोलते हैं? गासी या कारबा। तो समानांतर बालू का स्तूप है, उनके मध्य से बनने वाला मार्ग क्या कहलाता है? गासी या कारबा। क्या कहलाता है? गासी या कारबा कहलाता है। दो बालू का स्तूपों के मध्य का निम्न भूमि क्षेत्र क्या कहलाएगा? गासी या कारबा कहलाता है। और उसके मध्य से अगर हम बात करें तो प्राचीन समय के अंदर रास्ता या मार्ग का उपयोग लिया जाता था। ऊंटों का मार्ग बनाया जाता था। तो ये चीज याद रखनी है कि समानांतर बालू का स्तूप है, उनके मध्य का निम्न भूमि क्षेत्र क्या कहलाता है? गासी या कारबा कहलाता है। ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर। राजस्थान में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप कौन से हैं? अन्नुदेड़दिए। एक ही शब्द याद रखना है, क्या? ये क्या बनते हैं? समानांतर बनते हैं।
पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? रेखीय बालू का स्तूप। या हम बात करें तो क्या नाम आता है? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। या हम बात करें इनको क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। आ गई बात समझ में? बैठ गई खोपड़े में? बता तो कौन सा बालू का स्तूप है राजस्थान का मायने? और हैं कोई सो आ गयो? नेकबा। गस या कारबा क्या न बोल रहे? कौन सो निम्न भूमि क्षेत्र? और मरुस्थल के अंदर चट्टानी प्रदेश को क्या कहा जाता है? गित्तम बैठी हूं रे राग ले बोल लाग रही। अब देखो क्या कही जा चट्टानी प्रदेश ने? हाँ 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 सीनियर सिटीजन क्या बोली जा रहा है? हैं तारे सिर में चट्टानी क्षेत्रों को क्या कहलाओगो? इंसेलबर्ग। क्या कहलावे? इंसेलबर्ग। और पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? हमादा। पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? हमादा। ठीक है। अब देखो आगे इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला बालू का स्तूप आता है वो तो दिखे ही नहीं मुझे। देखो सबसे पहले बहुत कोई सो बालू का स्तूप हो? अनुदैर्ध्य। कोई सो आयो? अनुदैर्ध्य। अब देखो आगे अगर हम बात करें तो आगे आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या नाम आओगो? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या नाम आओगो? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या नाम आवे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हवा की जो दिशा होती है ना, पवन की दिशा, उसके समकोण पर बनता है। कैसे बनता है? समकोण पर। उनकी अगर हम बात करें तो वो तो किस प्रकार से बन रहे थे? जैसे ये हवा चल रही है तो इसके समानांतर बन रहे थे इस प्रकार से। इसकी अगर हम बात करें तो ये हवा की दिशा के समकोण पर बनता है। किस ओर बनेगा? हवा की दिशा के समकोण पर बनेगा। एक अगर हम बात करें तो जो हवा चलती है ना, पवन चलती है, कैसे निर्माण होगा? पवन के द्वारा लगातार या बात करें दीर्घकालीन समय तक, या हम बात करें तो दीर्घ काल तक अगर हम बात करें एक ही दिशा के अंदर चलेगी, तब अगर हम बात करें कौन से बालू का स्तूप बनेंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन से बनते? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन से बनेंगे? अनुप्रस्थ। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता है इनका विस्तार। क्या आता है? विस्तार। विस्तार की अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले याद रखना आपको, एक तो नाम आएगा चूरू और एक नाम आएगा झुंझुनू। एक तो नाम आएगा चूरू और एक नाम आएगा झुंझुनू। इसके अलावा अगर हम बात करें एक नाम आएगा जालोर। क्या नाम आता है? जालोर। और एक नाम आएगा जोधपुर। चार तो ये नाम याद रखने, चूरू, झुंझुनू, जालोर और जोधपुर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नाम आएगा पुग्गल। पुग्गल कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर। पुग्गल कहां पर है? बीकानेर में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है सूरतगढ़, और सूरतगढ़ कहां पर है? गंगानगर। कहां पर आएगा? गंगानगर में। और एक अगर हम बात करें तो एक नाम आता है रावतसर। क्या नाम आता है? रावतसर। और रावतसर की अगर हम बात करें तो कहां पर है? हनुमानगढ़। रावतसर कहां पर आता है? हनुमानगढ़ में। तो मुख्य रूप से विस्तार की अगर हम बात करें तो कौन सा आएगा? पुग्गल बीकानेर, सूरतगढ़ गंगानगर, रावतसर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जालोर और जोधपुर। चूरू, झुंझुनू, जालोर और जोधपुर। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें हवा के द्वारा दीर्घकालीन समय तक एक ही दिशा में चलने पर कौन से बालू का स्तूप का निर्माण होता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का। कौन से का होगा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का। अगर हम बात करें तो ये पवन की दिशा के किस ओर बनता है? समकोण। पवन की दिशा के
समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ। पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य। या हम बात करें उनको क्या बोलेंगे? रेखीय। क्या बोलेंगे? रेखीय। या फिर क्या बोला जाएगा? पवनानुवर्ती। क्या बोला जाता है? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। तो तीन याद रखना, या तो क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य, या क्या बोला जाएगा? पवनानुवर्ती, या हम बात करें तो अनुप्रस्थ। क्या नहीं, सॉरी, क्या बोलेंगे? रेखीय। एक अगर हम बात करें हवा की दिशा के समानांतर कौन सा बनेगा? अनुदैर्ध्य। और हवा की दिशा के समकोण पर अनुप्रस्थ। हवा की दिशा के समकोण पर अनुप्रस्थ। याद रह जाएगा। इसके बाद देखो आगे, क्या टाइम हो गया? देखो एक चीज याद रखना, अगर हम बात करें यह नाम आता है बरखान। क्या नाम आता है? बरखान। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? अर्धचंद्राकार। एक ही चीज याद रखनी है, यहां पर अगर हम बात करें ये भी पवन की दिशा के किस ओर बन रहा है? समकोण पर बन रहा है। किस ओर बन रहा है? समकोण पर। अब देखो अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें तो आगे क्या आता है? अवरोध आ रहा है। क्या आ रहा है? अवरोध। तो दो ही चीजें याद रखनी है कि जो अगर हम बात करें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ना, उसके आगे क्या होना चाहिए? अवरोध। अगर आगे अवरोध है और उसके बाद बालू का स्तूप का निर्माण हो रहा है समकोण पर, तब तो क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ। क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ। अगर हम बात करें इसी आकृति का बालू का स्तूप बन रहा है हवा की दिशा के समकोण पर, लेकिन अगर हम बात करें आगे अवरोध है वो नहीं है, तब ये क्या कहलाता है? अर्धचंद्राकार या बरखान। अर्धचंद्राकार या बरखान। सीधी सी बात याद रखना कि इनकी जो ऊंचाई होती है ना, ऊंचाई वो तो होती है 10 से 20 सेंटीमीटर। 10 से कितनी होती है? 20 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 10 से 20। जबकि अगर हम बात करें एक आती है चौड़ाई। क्या आती है? चौड़ाई। चौड़ाई की अगर हम बात करें, चौड़ाई आती है 100 से 200 मीटर। 100 से 200 मीटर चौड़ाई कितनी है? 100 से 200 मीटर। दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। एक तो अगर हम बात करें तो सर्वाधिक गतिशील। क्या नाम आता है? सर्वाधिक गतिशील। एक तो अगर हम बात करें तो सर्वाधिक गतिशील, और एक अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार बालू का स्तूप कौन से? बरखान या अर्धचंद्राकार। तो मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार बालू का स्तूप, मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार। और एक अगर हम बात करें तो क्या नाम आता है? सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप। क्या नाम आएगा? सर्वाधिक गतिशील। अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 से 20 मीटर। ऊंचाई कितनी आएगी? 10 से 20। और चौड़ाई कितनी आती है? 100 से 200 मीटर। चौड़ाई कितनी आएगी? 100 से 200 मीटर। तो दोनों चीजें याद रखना, एक तो सर्वाधिक गतिशील है, एक मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार। एक अगर हम बात करें अगर आगे अवरोध नहीं है और हवा की दिशा के समकोण पर बन रहा है, तब क्या कहलाएगा? बरखान या अर्धचंद्राकार। ऊंचाई कितनी आएगी? 10 से 20। और चौड़ाई कितनी आएगी? 100 से 200 मीटर। ठीक है, और बात करेंगे काल।